जम्मू की धरती पर आज डॉक्टर रितु सिंह आई हैं। रितु सिंह कौन हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में रितु सिंह का वो संघर्ष आप सब ने देखा। बहुजनों की आवाज़ बनी रितु सिंह आज जम्मू की धरती पर जब पहुंची हैं, जम्मू में किन लोगों ने उन्हें बुलाया है और बहुजनों की जम्मू में क्या परेशानियां हैं, वो परेशानियां डॉक्टर रितु सिंह तक कैसे पहुंची, उस मूवमेंट को तेज़ कर रही हैं डॉक्टर रितु सिंह। और डॉक्टर रितु सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मूवमेंट जब शुरू हुई, दिल्ली में हम सब देख रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर आपकी खबरें चल रही थी, आप लड़ रही थी, लेकिन नेशनल मीडिया ने आपको बॉयकॉट करके रखा। ये हम देख रहे थे, हम जम्मू से भी खबरें चला रहे थे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि मीडिया को, भारत के मीडिया को आप कैसे देख रही हैं? भारत का मीडिया तो असली मीडिया सोशल मीडिया जो आप लोग हो। आपने ये कहा शुरुआत में कि हम देख रहे थे, आप लोग देख तो रहे थे, लेकिन जो घर घर तक आवाज़ मेरी पहुंच रही थी वो आप लोग उसका माध्यम थे। अगर आप लोग साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो ये आवाज़ कभी बाहर ही नहीं जाती। और जो भारत का मीडिया, जिसे हम मेन मीडिया कहते हैं, वो बिकाऊ मीडिया है। वो कभी हमारी बात नहीं करेगा, उसको मतलब ही नहीं है हमसे। हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किस तरीके से सरकार हमारे हक अधिकार खा रही है, छीन रही है, हम लड़ रहे हैं, हम पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो स्पेशली SC/ST के अगेंस्ट है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक पढ़ी लिखी संस्थाएं, जहाँ पे हमारे बेचारे दलित गरीब बहुजन लोग जो सोचते हैं पढ़ लिख के इस बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे लिखेंगे, बाबू बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ों पे कब्जा मनवादी ताकतों का है। वो कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना शोषण कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए हम जैसी आवाज़ें लड़ती हैं और सरकारें इस चीज़ को छुपाना चाहती हैं। तो मेन मीडिया जो हम दोनों के बीच का पार्ट है, तो सरकार का खरीदा हुआ बिकाऊ मीडिया, इसलिए जो कहते हैं ना गोदी मीडिया, गोदी में बैठा हुआ मनु मीडिया जिसे कह लो, तो वो उन्हीं की बात करेगा, वो हमारी बात नहीं करेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है, साइडलाइन करना या कह लो इग्नोर किया ताकि लोगों तक बात ना पहुँचे। लेकिन टचवुड, जिसने भी सोशल मीडिया बनाया है, इतनी ताकत है कि आपने जितना मर्जी छुपा लिया सरकार ने, मीडिया ने, लेकिन ये वो ताकत है कि जिसने सबको एक किया और लोगों ने भारी संख्या में सपोर्ट किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेके, मैं तो बड़ी बात क्या करूँ, हो सकता है कन्याकुमारी से भी लोग आए हो मेरे सपोर्ट में, क्योंकि जब मैं बड़ी कॉल देती थी तो हज़ारों के हिसाब से लोग होते थे। मतलब मैं जब एक तरफ खड़ी होती तो मैं गिन भी नहीं, देख भी नहीं पाती थी कौन कौन आया। तो हम लोग उन लोगों का तोड़ समझ गए कि आप लोग अपने मूवमेंट को, मिशन को इतना चलाओ, और सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, और सबको आना कि दिस इज़ द मेन मीडिया फॉर अस, अपनी आवाज़ बुलंद करने। एक चीज़ ये है कि डॉक्टर रितु की संघर्ष की बात जब शुरू हुई, आप वहाँ पर धरने पर बैठी, आपने ये कहा कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। लेकिन यहाँ पर संघर्ष हो रहा है कि नौकरी चाहिए। आप कह रहे हैं मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, और सारे एविडेंस ऐसे थे जो आपने उस महिला के खिलाफ पेश किए, वो सारे सबूत पेश किए, बावजूद उसके आपको न्याय नहीं मिला। इस कहानी को हम कैसे देख रहे हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ। न्याय नहीं मिला तो हमारे लिए न्याय मिलना आसानी नहीं है कि हम लोगों को न्याय मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम लड़ना छोड़ दें। इसका मतलब अभी तक ये नहीं है, डॉक्टर रितु की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी चल रही है लड़ाई। कोर्ट में लड़ाई वही है। कोर्ट का, आपने वो डायलॉग सुना ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही होता है। कोर्ट के अंदर जितना हाईलाइटेड केस है, और वही कहते हैं जो सरकार काम खुद नहीं करती वो कोर्ट के थ्रू करवाती है। तो सरकार पूरी मिली हुई है मेरे केस में, क्योंकि RSS के वो दलाल है, तो उस RSS के दलाल को बचाने के लिए जितने भी RSS के संगी दलाल या जो कोर्ट में भी बैठे हैं, जज से लेकर वकील तक, मनुवादी विचारधारा के, वो पूरा उसको सपोर्ट करने में इस समय लगे हुए हैं। तो इसलिए तारीख जो 1 महीने की मिलनी चाहिए, 1 हफ्ते की मिलनी चाहिए, वो 6-6 महीने की मिलती है। जजमेंट रिजर्व हो जाता है। अभी तक मेरा लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसकी जजमेंट अपलोड नहीं हुई है, उसको कम से कम मुझे लगता है 5-6 महीने हो गए उस बात को। तो हमारे लिए डॉक्टर रितु ने जो लड़ाई लड़ी, वहाँ पे आपने कहा कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। मुझे दलाली की नौकरी नहीं चाहिए, तुम्हारे रहम की नौकरी नहीं चाहिए। मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि अपना हक तुम्हारे हलक से छीन लूँगी, और इसीलिए मुझे दया नहीं चाहिए कि तुम लोग गद्दार दलाल बार बार मेरे पास फ़ोन करते थे, FIR वापस ले लो, नौकरी तो हम दिलवा देंगे, धरना वापस ले लो, नौकरी हम दिलवा देंगे, टेंशन मत लो, आप जहाँ बोलो, जैसे बोलो, उस सिचुएशन में आपको धरना दिलवा देंगे। क्योंकि जब मैं अपने प्रोटेस्ट पर बैठी थी तो मेरे पास सिर्फ एक हल्की सी दरी थी और कुछ 4-5 लोग थे और 4-5 पानी की बोतल होंगी। जिस दिन मैंने प्रोटेस्ट लगाया था, प्रोटेस्ट लगाने के 3-4 दिन बाद ही दलाल मेरे पास आने लगे। तो ये नारा हमने प्रोटेस्ट के अंदर से बनाया उन दिनों में, जब दिन रात दलाल हमारे पास आते थे, और वो भी ये नहीं कि दूसरे समाज के, अपने ही समाज के, जो दोनों तरफ खेलते हैं, अपने समाज को मूर्ख बनाते हैं, बैलेंस, और RSS के वहाँ जाके हाथ पाँव जोड़ के दरियाँ बिछाते हैं उनकी, और चाटुकारिता करते हैं वो लोग। तब मुझे ये लगा
कि मुझे तुम्हारी भीख और इस तरीके की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि अगर मुझे नौकरी करनी है, मैं PhD हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी है एक किस्म से, तो मैं कहीं पे भी अपना साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिक भी खोल सकती हूँ, काउंसलिंग भी दे सकती हूँ, प्राइवेट पढ़ा सकती हूँ, कहीं पे भी जॉब करके नौकरी में ले सकती हूँ। मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को सब कुछ मिल जाता है, न्याय नहीं मिलता। अदालतें से लेके कहीं पे भी चले जाएं, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होता। आप पर कई बार अटैक हुआ, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, आपने भी अपनी आईडी से ये बातें कही। हम वो सारी आपकी स्टेटमेंट्स उठा करके यहाँ पर चला रहे थे, जो आप रोज़ वहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे थे। तो आपके ऊपर कई बार अटैक हुआ, आपका रास्ता रुकने का प्रयास किया गया, आपके साथियों के ऊपर ऐसा कोई एसिड फेंक दिया गया था कि उनकी बुरी हालत हुई उस वक्त। तो बावजूद उसके सारे एविडेंस थे, पुलिस आपके सामने खड़ी थी और पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही थी और आप लोग संघर्ष कर रहे थे। तो उस वक्त कैसा लग रहा था कि हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा कानून है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही? देखो, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये हमारी कमज़ोरी है। मैं बहुत बार ये बात कहती हूँ कि हमारी पुलिस तो थी पुलिस का काम था एक विक्टिम को सपोर्ट करना मुझे, लेकिन पुलिस में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं गैरत वाले, वो सब दलाल हैं, वो सब सरकार के इशारों पे काम करने वाले लोग हैं। उनकी भी मजबूरी है, सरकार नौकरी छीन लेगी वो उनकी, अगर इशारे से बाहर जाएंगे। तो सरकार जैसा उन्हें बोल रही थी वो वैसा कर रहे थे। उनके सीनियर ऑफिसर्स जो बड़े बड़े शेयर लगाए हुए, वो सब सरकारी दलाल, वो जैसा सरकार कहती है वो ये नहीं देखते कि जस्टिस क्या करना है। सरकार ने कह दिया कि सविता रॉय का साथ देना, वाइस चांसलर को बचाना, डॉक्टर रितु को नहीं बचाना, तो वो करेंगे। जबकि हर एविडेंस, हर सपोर्ट, जैसे आपने कहा, हर एक चीज़ प्रूफ जो था वो सब हमारे वकील साहब भी बैठे हैं सारे यहाँ पे, जिन्होंने भी लॉ समझते हैं, वो सब समझते हैं कि वो सारा, जिन्होंने भी मेरी केस पढ़ा, जब किसी पे चार्जशीट हो जाती है तो इसका मतलब आप पे चार्ज लगा, आपने ये काम किया है। तो एक नहीं, उन पे दो चार्जशीट कोर्ट में जमा हो चुकी है, वो तो कहीं नहीं जा सकती उससे बच के। ऐसी ऐसी धाराएं लगी हैं जो सारी धाराएं नॉन बेलेबल हैं। 6 महीने से पहले वो जेल से बाहर ही नहीं आया, और उसी पुलिस ने लगाई है। वो जो पुलिस हम पे डंडे लाठियां बरसा रही थी, उसी पुलिस ने वो चार्जशीट जमा की है उस पर। लेकिन देखो, ये है न्याय व्यवस्था यहाँ की। तो आपने देखा कि जब मेरे साथी आशुतोष पर अटैक हुआ, वो हम सब पे कॉमन अटैक था, वो भी प्रिंसिपल, वाइस चांसलर वगैरह ने मिलके, क्योंकि उसके अगले दिन हमारी बहुत बड़ी कॉल थी जिसमें 40 से 50 हज़ार लोग आए थे। वो कॉल, उन्होंने पूरा वो धरना हमारा फ्लॉप करने की कोशिश करी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हमने भी उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। तो वो एक ऐसा सिस्टम से हमें डराना चाह रहे थे, आवाज़ बंद करना चाह रहे थे कि एक लड़की तो है, दलितों को डरा दो, कहाँ तक ही बोलेंगे। लेकिन उसमें मुझे जो एक दुर्भाग्य महसूस हुआ, हमारा जो, जहाँ देखो, कमियां दूसरों में देखना बहुत आसान है, लेकिन कमी हमेशा पहले अपने अंदर देखनी चाहिए। जो हमारे समाज के जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर्स कहते हैं, जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, हमारे समाज के प्रोफेसर, जो चंद ही कदम दूर रहते हैं वहाँ से, उन लोगों का दलाली वाला चेहरा ऐसा सामने आया, मुखौटा, कि 4 कदम चल के वो मेरे धरने पे नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग आ जाते, अगर मुझे टीचिंग कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाता, तो कोई भी उस धरने को हटा नहीं सकता था, क्योंकि वो एक टीचर्स की कॉमन बात हो जाती। लेकिन अगर उन्हीं प्रोफेसर्स को आप कहीं बाहर पैसा देके, टिकट देके, जहाज के टिकट देके बुलाएंगे ना, कि जैसे जम्मू में बुला लो, या दिल्ली से बाहर कहीं भी, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ वहाँ महाराष्ट्र बुला लो, तो वो 2 घंटे सोशल जस्टिस पे भाषण देंगे और पानी का एक गिलास भी नहीं पिएंगे। वो इतना बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हम लोगों को बरगला रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर रितु ने वो रास्ता चुना, स्पष्ट कर दिया चीज़ें कि न्याय चाहिए, लड़ना है, मरना नहीं है, डरना नहीं है, पर्चा आए, जेल जाएं, लेकिन झुकेंगे नहीं, इसलिए झुके नहीं। और मैं तो सिंपल से एक बात कहती हूँ कि लड़कियों को ना फूल कहना छोड़ दो, वक्त आएगा ना तुम फूलन है, फूलन देवी। मैं अगर देवी हूँ ना, तो मैं डेवल भी हूँ अपने अधिकारों के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो हम लेके चले और वही करते जा रहे हैं, और पूरे देश में जाएंगे और अपना काम करेंगे। आप लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया, आपके धरने को उठाने के बाद जगह को धोया गया, वो तस्वीरें हमने देखी। तो ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा सिस्टम है? इन सब चीज़ों के एविडेंस सामने हैं, वीडियोग्राफी हुई है उन सारी चीज़ों की, आप लोगों ने खुद की है। तो उसके बाद में किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था ये सब। यही तो बात है कि आपने देखा कि कैसे एक नहीं 3-3 दिन तक वो जगह स्थल धोया गया। जैसे ये यूनिवर्सिटी के ऑर्डर थे, उनको ये लगा कि इतने दिन तक धरना करके बैठे हैं, गंदे लोग हैं, दलित लोग हैं, इस जगह का भी शुद्धिकरण करो। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया, वो हमने बॉटल्स नहीं देखी, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ सफ़ेद बॉटल जाएगी, शायद गंगा जल से भी धोया है, और वो पूरे जगह साफ कर दी। पहले दिन तो हमें समझ नहीं आया ये लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन होता है पानी मारना,
2 दिन 3 दिन लगातार तक आप साफ कर रहे हो, एक एक चीज़ तक साफ, जहाँ बाबा साहेब की फ़ोटो प्रतिमा लगी थी उसको सर्फ से धोया, उस जगह को वॉश किया। तो हमारे लिए आपने देखा होगा कि पता नहीं आप सर आए थे धरने पे, इतनी बड़ी 10 बाय 8 की प्रतिमा लगाई थी हमने वहाँ पे। तो ये सब इन्होंने स्ट्रैटेजी से किया। और आप इसमें ना बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है। अब हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज न्यायपालिका जो कर रही है हमारे साथ, जिस तरीके से आपने देखा जो नया इन्होंने एक जजमेंट दिया है कि SC/ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, मतलब हमें हमारी जातियों के अंदर अब बांटो, हमें बंटवारा करो, तोड़ो, आपस में लड़ाओ। और शुद्धिकरण तो बहुत छोटी बात है ना, क्योंकि उनके लिए तो हम अछूत हैं। उनके लिए जो 4 वर्ण उन्होंने बनाए हैं वो हम नहीं मानते उन वर्णों को। उन्होंने जो वर्ण बनाया उसके भी अंदर नहीं आते हम तो अति शूद्र हो गए, शूद्र में भी नहीं आते। तो जो कॉन्सेप्ट वो हमारे लिए लेके चलते हैं, दे विल नेवर गिव यू मेन स्ट्रीम, कभी आपको आगे नहीं आने देंगे, उठने नहीं देंगे। वो हमेशा आप IAS भी बन जाओ, आप मंत्री संतरी भी बन जाओ, तभी वो आपके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तभी आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, तब भी वो लोग जो उस ग्रस्त मानसिकता से पीड़ित है, रोटी बेटी का संबंध आपके साथ नहीं करेंगे। तो इस सारी चीज़ों की तो हमारी लड़ाई है। सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा पहले व्यवस्था परिवर्तन करनी होगी। जब तक आपकी व्यवस्था खराब है, आपके लोग दलाली करेंगे, आपके लोग जागेंगे नहीं, आपके लोग मंत्री MLA MP बन के उनके गुलाम बन के वहाँ बैठे रहेंगे, तब हम जैसे लोग पैदा होंगे जो हक के लिए लड़ेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे और खुले आम इन्हें एक्सपोज करेंगे। और हम जैसे लोगों को समाज से यही अपील है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कोई लालच नहीं है। हम लोगों के पास ना धन दौलत ना जायदाद है कि जिसपे ED CBI छापा मारे और हम डर जाए। हम लोग वो लोग हैं कि लाइक एन ओपन बुक, जो मुंह में है दिल में है वही सबके सामने है। तो ऐसे लोगों को, समाज को जो खुद सामने नहीं आ सकते, सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज पे बैक टू सोसाइटी, क्योंकि यही लोग हैं। और याद रखना, मैं सबको, जितने भी यहाँ लोग बैठे और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ये जो दलित मूवमेंट हो रहा है ना, और जो आज अखिलेश यादव से लेकर अन्य पार्टियां या इंडिया गठबंधन बोलने में मजबूर होगी जय भीम, ये हम लोगों की वजह से जी। अगर हम जैसे लोग सोशल मूवमेंट को ज़मीन पे जिंदा ना रखें, अपना विरोध दर्ज ना करवाएं, दलित मूवमेंट्स को जिंदा ना रखें, संविधान बचाने की रैलीज ना करें जिसका भुगतान हम भुगत रहे हैं, अगर हम लोग मूवमेंट पे सड़कों पे लड़े ना अपने हक अधिकार के लिए और चुप हो जाएं, गुलामी सह लें और अंबेडकर की जयंतियों को खाली सिंबॉलिक तरीके से ना निभाएं और संघर्ष करें, लोगों को सिखाएं, तो ये कभी जय भीम नहीं कहेंगे। आज उन लोगों को समझ आ गई। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपने क्रीमी लेयर की बात की कि बहुजनों को आपस में बांटने का एक षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन सवाल ये भी है कि बहुजन जो नेता हैं या बहुजन नेता जो जीत करके गए हैं, उन लोगों की ओर से कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, वो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे, उन लोगों की खामोशी क्या दर्शा है? बड़ी अच्छी बात है। पहली बात है, जो बीजेपी में बैठे हैं, मैं तो उनको अपना गिनती ही नहीं, उनको मूर्खता उनको अपना गिनना, क्योंकि जो सबसे पूंछ हिलाने वाला कुत्ता होगा ना, वो बीजेपी में बैठेगा आपका। ठीक है, ये आप कट करना चाहो तो कर सकते हो, बीप करना चाहो, लेकिन वो कुत्ते ही हैं। मालिक आएगा, रोटी डालेगा, पानी देगा, वो पूंछ हिलाएंगे, वो बस जैसे उनके सामने उनका उस्ताद आता है तो वो पूंछ हिलाने का काम करते हैं, वो ये इतना उनका काम है। तो जो सबसे ज़्यादा दलाली करने वाला इंसान होगा, जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, गुलाम होगा, चुप रहेगा, हाँ मालिक ने कहा कि हाँ ये सही है, हाँ सही है, चाहे वो गलत है, सिर कट रहा है, तो कुछ भी हो जाए तो वो बीजेपी में जाएगा, तो वो आपका अपना नहीं, इसलिए वो कभी हमारे लिए बोलेंगे नहीं। वो मंच थपथपाने का, टेबल थपथपाने का काम करेंगे। और एक्चुअली में देखा जाए असली क्रीमी लेयर वही है। उन्हीं लोगों को आपके माध्यम से मेरा कहना ये है कि ठीक है, क्रीमी लेयर लाना है ना, तो पहले क्रीमी लेयर आप संसद में लेकर आओ। ठीक है, जितने MLA MP बन के गए हैं, इनको आप अनरिजर्व से लड़ाओ, रिजर्व से मत लड़ाओ, रिजर्व टिकट मत दो। इनके पास सब कुछ है, इनके बच्चे फॉरेन में सेटल है, धन दौलत है, बड़े बड़े घर हैं, प्रॉपर्टी से ज़मीन है, दौलत है, अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। क्योंकि बीजेपी में जाओगे तो बीजेपी इज भ्रष्ट जनता पार्टी, नॉट भारतीय जनता पार्टी। तो जब आप भ्रष्ट जनता में जाओगे तो भ्रष्टाचारी अब वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि जितना बड़ा चोर जो कहता है ना, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने चोरी नहीं की, वो उतना बड़ा झूठा होता है। तो ये वो है, तो इनके साथ तो सीधे सीधे ये चीज़ हो गई। तो आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बोलेंगे, और ये मंच तब तक तुम्हारे हैं। अब इनको ये चैलेंज दे रहे हैं हम आपके माध्यम से कि इनको बोलो अनरिजर्व से लड़ो, और फिर देखते हैं तुम्हारे पास कितने वोट आते हैं और कितना तुम्हें यही पार्टी जो तुम्हें उठा के वहाँ बैठा रही है कितनी टिकट देते हैं। क्योंकि वो पार्टी तुम्हें टिकट नहीं दे रही मूर्खों, वो पार्टी जो तुम्हारे वहाँ समाज से, जिस जगह से तुम उठ के आते हो, तुम्हारे कितनी अच्छी तुम दलाली करके लोगों का वोट खींच कर सरकार को फायदा पहुंचाते हो, इसलिए वो तुम्हें टिकट दे रही है। नंबर 1। सेकेंड आ जाओ कि जो बाकी गठबंधन बना था, जिसे मैं ठग बंधन कहती हूँ, ये गठबंधन नहीं है, एक्चुअली में ठग बंधन है, लोगों को ठगने का बंधन। और ठगा किसको? SC/ST को, मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया। बल्कि अगर एक्चुअली में गठबंधन था, अगर राहुल जी, अखिलेश जी, जिनको अखिलेश जी तो चलो बहुजन समाज से ही आते हैं, अभी भी मुझे उम्मीद है कि
शायद वो आ जाएंगे। जो बाकी ममता और आम आदमी पार्टी के ये सारे जितने भी इनका छोटी छोटी अन्य पार्टीज लगा लो, कुछ पार्टीज ने तो गठबंधन की समर्थन भी दे दिया, मुझे समझ में आया इस बिल को। मुझे शर्म आ रही है बोलने में कि जबकि आपको राह दिखानी चाहिए थी, आपको लोगों को गाइड करना चाहिए था कि ये बिल गलत है, इसके खिलाफ सड़कों पे आओ, हम लड़ेंगे। राहुल गांधी क्या देख रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं पेशेंस लोगों का, पानी कि कितना बवाल मचता है फिर मैं स्टेटमेंट दूंगा। क्योंकि आप असली अम्बेडकराइट हो ही नहीं। आपको दलितों का वोट चाहिए था, आपको मिल गया, आपको सॉफ्ट हिंदुत्व करना है, आपको ये पॉलिटिक्स में खेलना है। और हम जैसे दलित तो आपकी चाल अच्छे से समझते हैं और आपकी चाल ज़्यादा देर तक चलने नहीं देंगे। आप वही शब्द दोहरा रही हैं जो मान्यवर कांशीराम कह रहे थे कि ये लोग दारू के लालच में बिक रहे हैं, चंद पैसों के लालच में बिक रहे हैं। आप भी वही शब्द दोहरा रही हैं, तो फिर ये बदलाव क्यों नहीं आया आप तक? बिल्कुल सही बोला आपने, ये बात बिल्कुल सही है कि तब भी वही सिचुएशन थे, बिकते थे, आज भी वही सिचुएशन है। क्योंकि हर समाज में ना आपने गुलामगिरी भी पढ़ी होगी, गुलाम और दलाल पैदा हो गए हैं। और हमारे तो खास करके ज़्यादा हो गए। एक ट्रेंड ही बन गया कि अपना अपना काम करो, भाड़ में जाए जनता, अपने पीछे क्या हो रहा है। मिशन मूवमेंट से पूरा इंसान का विश्वास ही उठ गया। पॉलिटिक्स में आके जो नेता घुसे वो इतने करप्ट घुसे कि पैसे की ऐसी लत लग गई कि पीछे समाज क्या कर रहा है उसकी परवाह नहीं करी। फिर एक और बड़ी अच्छी चाल चलते हैं, मेरे धरने ने ये भी बहुत कंसोलिडेट करके लोगों को एक मैसेज दिया यूथ ने कि जो जाति छुपा के रहना, उसी अम्बेडकर का नाम लेके वो बेच रहे हैं और उसी जय भीम का जयकारा लगा के वो आपके वोट खरीद रहे हैं। और उसी अम्बेडकर का नाम लेने से, उसी अम्बेडकर के नाम पे इकट्ठे होने पे आपको शर्म आती है और अपनी जाति बताने में आपको गर्व नहीं शर्म फील होती है। शर्म तो हमें आनी चाहिए कि उस जाति से जब अम्बेडकर यहाँ पहुंचे, जब अवसर मिला तो क्या कर दिखाया कि आज डंका यहाँ नहीं, इसे कहते हैं डंका बजना, कि विदेश में भी डंका बज रहे हैं। आज मोदी जी का स्टैचू नहीं लगा बाहर, आज डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा बाहर। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो मेरे प्रोटेस्ट ने ये एक पूरा शेप दिया इन चीज़ों को, रिवाइव किया सारी चीज़ों को। तो बहुत सारे दलाल उस टाइम पे भी ऐसे थे जो हमारे पास भी आते थे। हमने एक एक को, अब ना टाइम वो आ चुका है कि जिस तरीके से मैं हिम्मत रखती हूँ दलालों को कॉलर पकड़ के सवाल करने की, अब टाइम हमारा भी ये आ गया है। और इनफैक्ट हम लोग सारे डिस्कशन, संजय जी भी बैठे, हम लोग सारे डिस्कशन भी कर रहे थे। हम लोग यही कहते कि हमें पता क्या करना है। मान्यवर कांशीराम साहब से लेके बाबा साहब को धोखा दिया। बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, जितना पढ़ते लिखले जा रहे हैं, चीजें मिल रही है, उतना गुलाम होते जा रहे हैं। अरे कॉलर पकड़ के सवाल करो। सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आपका नेता आपके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के जाता है ना, अगर आपके दो काम नहीं कर रहा ना, बैठ जाओ उसके घर के बाहर, पकड़ के कॉलर बार लेके आओ। तेरी इतनी औकात क्या है, तू रिजर्व सीट से गया, हमारा वोट लेके हमने चुन के भेजा तुझे, अगर ये काम 2 हफ्ते में नहीं हो, तेरी ऐसी तैसी हम करेंगे। उसकी मजाल है। उसके बच्चे ऐसे ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, आपके बच्चे सड़कों में धक्के खा रहे हैं, और वही आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, आपके एक्ट्स डिल्यूट हो रहे हैं। आपका SC/ST सब प्लान का पैसा, जो मैं पूरे भारत में लड़ाई लड़ रही हूँ SC/ST सब प्लान की, उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा। गाय के नाम पे यहाँ 200 करोड़ फंड मिल रहा है, और SC/ST के सब प्लान को कम करके जो पैसा SC/ST का, उनका पैसा उनके लिए, जो उनके वेलफेयर के लिए, वो 95 करोड़। मतलब ये हालात हो गए हमारे। और ये नहीं दलालों के, यही तो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वहाँ बैठे होते हैं, जो टेबल थपथपा रहे होते हैं। इनको कॉलर से पकड़ो, इनको एक्सपोज करो, नेताओं को जलील करना शुरू करो, उसका जीना इतना हराम कर दो कि जो अभी धरना जंतर मंतर से हटा के इनके घर के बाहर लगाना है, कि घर के बाहर ही ना आए, अंदर घर बंद कर दो। दिस इज द स्ट्रैटेजी वी नीड टू अडॉप्ट। आखिरी सवाल है रितु जी, आपका बहुत कीमती समय है। आप जम्मू कश्मीर आई हुई हैं और जम्मू कश्मीर में लोगों ने आपको बुलाया है। पिछले मेरी माता जी 6-8 महीने से मतलब लोग आपको मिलना चाहते थे, और हमने भी फ़ोन कॉल किया था, बात की थी आपसे, आप आने वाली थी, फिर बीच में प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब आप आई हैं, क्या डिमांड्स हैं लोगों की? लोगों से मुलाकात हुई है, लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहती हैं अब आप जम्मू कश्मीर? आज तो पहले मैं अम्बेडकर चौक पे गई थी जो जम्मू में है, वहाँ पे भी हमारे एडवोकेट हैं जो धरना लगा के बैठे, अशोक बसोत्रा जी अशोक बसोत्रा जी, जो वहाँ पे काफ़ी मैंने देखा परिस्थितियाँ ऐसी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप धूप में गर्मी में, कहते हैं ऐसे ही बैठते हैं बस, और इतना माइनस में टेम्परेचर है, मतलब जब सर्दी थी तो क्या हाल थे। और अभी जी 40 हफ्ते होने हो गए और अभी तक सरकार सुन नहीं रही। तो उनके साथ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हमने बनाई, और जम्मू की एक एक परेशानी से मैं वाकिफ़ हूँ, और मैंने सारी चीज़ें सुनी। अभी कल भी हमारी एक मीटिंग है, उसमें भी हम बैठेंगे। तो जिस तरीके से जब हम मैप को स्टडी करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो संकल्प हमने लिया है, ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा, और बहुत ही अच्छी टीम जो है हमने डेवलप की है। आप प्लीज़ पैन करके सारे साथियों को दिखा देना कैमरा। अब मुझे लग रहा है कि ये जो टीम बनी है, क्योंकि हर एक का यही सवाल था
कि हम लोग कहीं ऐसा ना हो लीडर लेस फील करें, क्योंकि जो लीडर बनता है वो बिक जाता है। जैसे मेरे सवाल में आपने एक चीज़ कही कि इलेक्शन लड़ा तो लोग टूट जाते हैं। ऑफ कोर्स जो दलाल लोग होंगे वो टूटेंगे। जो लोग मेरे मूवमेंट को समझते थे, मेरे मिशन को समझते थे, वो अभी मेरे साथ हैं और लाखों की संख्या में ही साथ हैं। अभी भी मेरे पास उन लोगों को उतने ही वैसे ही पुरजोर तरीके से फ़ोन कॉल्स आते हैं और वही विश्वास है, क्योंकि मैं एक विचारधारा के साथ खड़ी हूँ। मैंने वो दलालों की पार्टी नहीं चुनी, मैंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। मैंने जिन विचारों के चलते धरना लगाया था, उन्हीं विचारों की पार्टी को ज्वाइन करके एक नया मैसेज दिया कि हाँ, अगर हमारा कोई असली घर है वो ये पार्टी, हमें इसे रिवाइव करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग, हर स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है कि मेरी पार्टी की स्ट्रैटेजी हिट भी नहीं होती, लेकिन हम लोग उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उसको रिवाइव करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं पार्टी से हटके, ये मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए सर। लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सुनसान हो, संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। अभी हम सड़कों को भरने की तैयारी कर दी है। एक एक मसला जम्मू के लोग जब बुलाएंगे, पूरी टीम मेरी, मैं भी इनफैक्ट पूरे नेशन वाइड कॉल दूंगी। जब यहाँ का मसला कोई होगा, आएंगे, नेशनल लेवल पे कंसोलिडेट होएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और सामाजिक जो हमारा एक बहुजन मूवमेंट है उसको आगे लेकर जाएंगे। और अब हमारे आने वाली पीढ़ियों को कभी लीडर की कमी महसूस नहीं होगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, उनके वोट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। अब हम लोग हर तरीके से परिपक्व हैं और मुझे लगता है कि आने वाली इलेक्शन में ये नाक रगड़ने पे हमारे पैरों पे मजबूर हो जाएंगे वोट के लिए, लेकिन हमारा वोट इधर उधर नहीं जाएगा। हमारा वोट अपने घर में आएगा और हमारा नेता वो होगा जो हमारे बीच का होगा, उनका नेता हमारा नेता कभी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु जम्मू कश्मीर की धरती पर आई हैं और डॉक्टर रितु ने एक ललकार भरी है। उन्होंने ये कहा है कि अब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मूवमेंट को वो तेज़ करने जा रही हैं और अब बहुजनों के अपने नेता होंगे। अदर पार्टीज़ के अगर कोई मजबूत नेता भी होगा तो उसे नाक रगड़ना पड़ेगी वोट लेने के लिए। और एक बड़ी बात कही है कि जो बहुजनों के नेता वोट लेने के बाद आरक्षित सीटों से जीतते हैं, उसके बाद बहुजनों का वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि उनके लिए काम करना है, तो उनके घर के बाहर अब धरने लगाने होंगे, उन्हें कॉलर से पकड़ करके बाहर बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वोट लेने के बाद काम जो करने का वादा किया था वो क्यों नहीं किया। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।